नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट, जिसमें आज हम सभी बात करने जा रहे हैं हमारे देश का या कह सकते हो दुनिया का सबसे अधिक रहस्यमय इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यानी सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता का हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो सभ्यता है पूरे हिंदुस्तान का सबसे अधिक मिस्टीरियस सिविलाइजेशन है। सवाल है, ऐसे मिस्टीरियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लोग कहां से आए, वो कौन थे और कहां को गए, ये आज तक हमें पता नहीं लग पाया। इसी कारण से ये सबसे अधिक रहस्यमय सभ्यता कहलाती है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, जितना अधिक हो सके उतना अधिक। सबसे पहली बात, ये सभ्यता के बारे में हमें पता कैसे चलता है? क्योंकि देखो, इतिहास कुछ ऐसा रहा कि हम लोग शुरू से यही जानते आए कि हम भारतीयों का इतिहास तो वैदिक काल से शुरू होता है, तो फिर ये सिंधु घाटी सभ्यता का विचार कैसे बना? तो ये विचार बना कुछ रेलवे के कर्मचारियों की वजह से। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हो, ये ज्ञान हमें मिला रेलवे के कर्मचारियों की वजह से। इसकी जानकारी वैसे तो हमें सबसे पहले 1853 में ही मिल जाना था, जब उस वक्त के एएसआई के डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले रीजन में ही उन्हें एक मोहर दिखा था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर दिए। ये जहन में कब आया लोगों के, जब 1920 ईस्वी के करीब हड़प्पा वाले रीजन में रेलवे लाइन बिछाने का काम हो रहा था। तो रेलवे के मजदूरों को वहां पर जमीन के नीचे से कुछ ईंट मिले, वो भी पके हुए रेड ब्रिक। तो वो सभी क्या किए, उन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे ट्रैक बनाने में, रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने में, और इतने ईंट वहां से निकाले कि मजदूरों ने, बहुत सारे वर्कर्स ने अपने घरों के निर्माण में भी उन ईंटों का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन ये खबर धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंची, और दिल्ली में जब एएसआई के दफ्तर ये खबर पहुंचती है तो वहां से निकले दयाराम सहनी, और इस दयाराम सहनी ने इन सभी साइड पर खुदाई का काम शुरू करते हैं। तो दयाराम सहनी पहुंचे हड़प्पा, और उधर ही राखलदास बनर्जी पहुंचते हैं मोहनजोदड़ो, और ये सभी उस वक्त के एएसआई के जनरल सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में आर्कियोलॉजी को अंजाम दे रहे थे। और उन्हें वहां पर पता चला कि इस रीजन में, इंडस के आसपास के रीजन में, आज से कई सौ साल पहले कोई एक सिविलाइजेशन हुआ करता था, जो कि पूरी तरीके से एक शहरी यानी अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करता था। ये बात जंगल में आग की तरह पूरे देश भर में फैल गया। बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठाने लगे कि हम ये कैसे मान सकते हैं, हो सकता है ये इर्द गिर्द का हो, लेकिन कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण कैसा? जो सामने में प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा हो उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता? और इसी बात पर काफी अधिक विवाद हुआ। कुछ लोग पक्ष में थे, लेकिन जो अंग्रेजी हुकूमत के दकियानुसी ख्याल के लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि यह साबित हो जाए कि भारत में सिविलाइजेशन हमारे से अधिक पहले आया है। इसलिए वो हमेशा इन बातों का प्रतिरोध करते रहे। वो इसी बात पर तो हुकूमत की है कि आप सबों को क्या पता सिविलाइजेशन क्या होता है, रूलिंग क्या होता है, वो तो हमने आपको सिखाया। ये हमेशा बोलते रहते थे अंग्रेज, और इसी वजह से तो वो रूल किए इतने सालों तक। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का सामने आना कहीं ना कहीं इन अंग्रेजों के लिए काफी घाटे का सौदा होते जा रहा था। वो लोग परेशान हो रहे थे कि ये क्या हुआ, क्या हम इस बात को एग्री करें? लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, एग्री तो करना ही था। अंततः इस बात को स्वीकारा गया कि 2500 ईसा पूर्व यानी 2500 बिफोर क्राइस्ट में इस क्षेत्र में एक सिविलाइजेशन हुआ करता था, और जिसे नाम दिया गया हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्योंकि सबसे पहला जो साइट मिला वो उस वक्त के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हड़प्पा नामक शहर से मिलता है। इस सिविलाइजेशन को नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये इंडस नदी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा बसा हुआ था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में वर्ल्ड का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सिविलाइजेशन मिला। इंडस वैली सिविलाइजेशन उस वक्त के मिस्र और मेसोपोटामिया से भी कहीं अधिक विशाल रहा।
और आज के पाकिस्तान से भी कहीं अधिक विशाल। 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब उसका कुछ एरिया माना जाता है, जो कश्मीर से लेकर के साउथ के देमाबाद तक, वेस्ट में आप बोल सकते हो बलूचिस्तान से लेकर के ईस्ट में मेरठ तक फैला हुआ एक ट्रायंगल शेप में फैला हुआ ये सिविलाइजेशन मिला हमें, जिसमें 2 बड़े नगर मिलते हैं, एक हड़प्पा जो पाकिस्तान पंजाब में है और दूसरा मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में है। वैसे तो और भी मिले, टोटल 2800 साइट मिले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट केवल कुछ ही है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट साइट है। बाकी भी हैं, लेकिन ये सभी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हैं। यहीं पर इस सिविलाइजेशन के बड़े बड़े शहर थे। तो देश आजाद होते होते अपने पास इस सिविलाइजेशन को लेकर के काफी हद तक जानकारी मिल चुका था। हमें यह पता चल चुका था कि उस वक्त के लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, उनके सारे चीजों के बारे में पता चला, लेकिन वो कहां से आए और कहां को गए, ये आज तक रहस्य है। कई इतिहासकार दावा करते हैं कि वो बाद में क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो किन्हीं का कहना है कि आर्यों के आक्रमण की वजह से साउथ में वेंगी चले गए और वहां पर वेंगी साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन अभी वास्तविकता ये कितनी हद तक सही है, ये कहना मुश्किल है। सवाल है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता इतना प्रसिद्ध क्यों? इसका सबसे बड़ा खूबी अगर कुछ है तो इसका सिटी प्लानिंग, नगर योजना। ये सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल आज की किसी भी स्मार्ट सिटी की तरह है, आज के चंडीगढ़ की तरह है, जिसे स्पेशली बसाया गया था। उसी तरीके से जहां तक मेरी समझ को कहती है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के भी नगरों को बसाया गया था। लोग उसके अलावा गांव में भी रहा करते होंगे, क्योंकि खेती गांव से होकर के शहर में माल आता था, क्योंकि एकाएक इतने वेल प्लान्ड सिटी का निर्माण नहीं हो सकता। डेफिनेटली गांव में लोग रहते होंगे या कहीं और रहते होंगे। जिन लोगों के पास एक अच्छा खासा पैसा हो गया होगा, वो सभी अपना एक वेल प्लान्ड सिटी बसा लिए होंगे, क्योंकि सारे के सारे शहर, एक तो सबसे बड़ी बात ये अर्बन सिविलाइजेशन है, और जो भी सारे इसमें मिले वो सारे के सारे शहर एक पैटर्न में दिखते हैं। शहर को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तरफ इसका वेस्टर्न पार्ट जिधर कहलाता है सिटाडेल या अपर टाउन, और एक तरफ ईस्टर्न पार्ट जो कहलाता है लोअर टाउन। अपर टाउन में मेनली उसका हाइट अधिक होता था लोअर टाउन से, तो शायद वहां पर राजा महाराजे लोग रहते होंगे। एरिया कम, हाइट अधिक। लोअर टाउन का एरिया अधिक, हाइट कम। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो भी सड़कें यहां पर मिली है इस सिविलाइजेशन के अंदर, उस बाउंड्री वॉल के अंदर जो शहर है, उस शहर के अंदर जो सड़कें मिली है, वो बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को काट रही है। जितने भी घर मिले सारे ग्रिड पैटर्न में एक जैसे। हर एक घर के आखिरी साइड में एक आंगन होगा, एक वॉशरूम होगा, जो कि पब्लिकली यूज के लिए भी खुला रहेगा। हर एक घर से नाली निकलती थी, बड़े नालों में जुड़ती थी। नालों के ऊपर एक कवर लगा होता था, बीच बीच में चैम्बर हुआ करता था, जिसे खोल करके गंदगी साफ कर दिया जाता था समय समय पर। तो आप देख सकते हो एक वेल प्लान्ड सिटी। जिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आज हम बात करते हैं, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये सिविलाइजेशन काफी वेल प्लान्ड था, यानी कि काफी टेक्नोलॉजी इनका एडवांस रहा होगा। दूसरा जो एक खास चीज हमें मिलता है इस सिविलाइजेशन में, मोहनजोदड़ो में पाया गया द ग्रेट बाथ बड़ा फेमस है। इस ग्रेट बाथ में शायद लोग किसी स्पेशल ओकेजन में स्नान करते होंगे या किसी रिचुअल्स को अंजाम देते होंगे, जिसमें पानी का इंतजाम करने के लिए इसके चारों तरफ कुओं को लगाया गया था। कुओं से पानी खींच करके इसमें डाला जाता था। ग्रेट बाथ के चारों तरफ कमरे छोटे छोटे बने हुए थे चेंजिंग के लिए। काम हो जाने पर शायद इस ग्रेट बाथ के कहीं पर ड्रेनेज होल था, जिसे खोल दिया जाता था और जिससे पानी ड्रेन आउट हो जाता था। दूसरी एक अच्छी व्यवस्था यहां पर हमें मिला, एक बहुत विशाल ग्रेनरी, जो कि मोहनजोदड़ो में सबसे अधिक विशाल है। मोहनजोदड़ो इसलिए फेमस है क्योंकि सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदड़ो 500 हेक्टेयर में फैला हुआ था, जबकि अगर हम बात करें हड़प्पा का तो वो मात्र 150 हेक्टेयर में, बाकी कहीं तो 50 हेक्टेयर 100 हेक्टेयर ऐसे करके। मोहनजोदड़ो सबसे विशाल। और हर एक बड़े शहर में, ज्यादातर शहरों में नदी किनारे एक फूड ग्रेनरी, जैसे हड़प्पा में मिला हमें, मोहनजोदड़ो में मिला, लेकिन मोहनजोदड़ो का काफी विशाल। हड़प्पा में तो
टोटल 12 हमें मिला नदी किनारे, रो में, एक रो में 6, दूसरे रो में 6। लेकिन मोहनजोदड़ो में एक ही है, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा है जितना हड़प्पा के वो 12 फ्रूट ग्रेनरी को मिला के होता है। यानी इंसान फ्रूट ग्रेनरी का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? इसका इस्तेमाल कर रहे थे अनाज को स्टोर करने के लिए, ताकि अगर बाय फ्यूचर नेचर मेहरबान ना हो तो यहां से अनाज निकाल करके लोगों में बांटा जा सके। यानी डेफिनेटली एक रूलिंग सिस्टम रहा करता होगा जो लोगों से टैक्स लेता होगा, और वो टैक्स के अनाज ही यहां पर जमा किए जाते होंगे। उतने बड़े शहर को बसाने के लिए मजदूर लगे होंगे, यानी कि उस वक्त एक्सचेंज सिस्टम चलता होगा, या किसी ना किसी वे में लोगों को काम के बदले पैसे दिए जाते होंगे, तभी तो मजदूर आके काम किए होंगे। शायद हो सकता है उन्हें काम के बदले अनाज मिलता हो, या वो लोग श्रम दान करते हो टैक्स के रूप में। यानी टैक्सेशन सिस्टम तो था, रिलीजन भी था, इसके भी एविडेंस मिलते हैं। क्या तो काफी डिटेल्स में हम लोग जानेंगे, अभी तो मैं केवल मेन्यू बता रहा हूं। सवाल है कि और क्या था उनके पास खास? तो उनका ट्रांसपोर्टेशन बड़ा यूनिक है। वो रोडवे का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो वाटरवे का इस्तेमाल करते थे। फायदा क्या? सबसे चीप, सबसे बेस्ट, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। उन्हें बार बार मरम्मत करने की जरूरत नहीं, बस केवल पोर्ट को मरम्मत कर दो काफी है। फ्यूल का जरूरत नहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, नाव में बड़े बड़े पर्दे लगा दो, एयर प्रेशर से वो बाहर जाएंगे। और जितने भी फूड ग्रेनरी नदी किनारे, क्योंकि नदियों से ही सारे के सारे हड़प्पा के नगर आपस में जुड़े हुए थे। यहाँ पे लोथल में हमें पोर्ट भी मिला, इससे पता चलता है इंटरनेशनल ट्रेड भी अपना चल रहा था। यहाँ पर बार बार मैं एक बात कर रहा हूँ खेती का। खेती क्या कर रहे थे? तो जो एविडेंस हमें मिलता है उससे पता चलता है कि गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, इन सभी चीजों की खेती कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, उस दौर में सबसे पहली बार अगर कपास का खेती, कॉटन का खेती कहीं पर हुआ तो हमारे इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ है। तो हम सभी एग्रीकल्चर में भी आते थे। वर्तमान में देखा जाए तो वो जो रीजन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो जो रीजन है वो एक ड्राई एरिया है। तो सवाल उस वक्त खेती कैसे हो रहा था? क्योंकि उस वक्त वो डेंस फॉरेस्ट था वहां पर, तो बारिश अधिक होते था। लोग जंगलों को काटने लगे, बारिश कम होने लगा, और धीरे धीरे लगभग में बहुत कम हो गया बारिश। लेकिन उस दौर में जंगल घने थे तो बारिश अधिक था, और लोग बारिश पर निर्भर थे खेती के लिए। कोई भी नहर का, केनाल का एविडेंस नहीं मिलता है। लोग सिंधु के या किसी भी नदी का पानी खेती में यूज नहीं करते थे, बारिश का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ एविडेंस मिलते हैं। ये पता चलता है कि हर साल वहां पर बाढ़ आता था, इसलिए सारे शहर को ऑलमोस्ट बड़े बड़े बाउंड्री वॉल से घेरा गया था ताकि बाढ़ से बचा जा सके। और बाढ़ समाप्त हो जाता था पूरी तरीके से नवंबर में, लेकिन बाढ़ अपने साथ, फ्लड अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आते थे और मिट्टी को फर्टाइल कर देते थे। तो लोग नवंबर में बीज डालते थे और अप्रैल तक कटाई कर लेते थे। यानी लोग नेचर के प्रकोप को कैसे अपने फायदे में बदल देना है, इस बात से काफी अच्छे तरीके से रूबरू थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट मुझे दिखता है, क्योंकि आज के समय में भी कई लोग नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग नहीं ही करते हैं, और हम सबको पता है कितना अधिक जरूरी है। उस वक्त लोग, सबसे अच्छी बात है कि ये पूरा सिविलाइजेशन इन्वायरमेंट फ्रेंडली था, इको फ्रेंडली सिविलाइजेशन। तो सोचो, कहीं ना कहीं इन सभी मसले में वो आज के इंसानों से भी कहीं अधिक डेवलप थे। लोग खेती के अलावा पशुपालन भी करते थे, जिसमें गाय, बकरी, बैल, भैंस, सुअर, हाथी, गेंडा, इन सबों के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन घोड़े का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। ये बात पक्की है, घोड़े का एक भी एविडेंस नहीं मिला है। हाँ, कहा जाता है कई बार कि सुत्ता गेंडोर में एक हड्डी मिला घोड़े का। तो हो सकता है अरब कंट्री से लोग आते थे बाय लैंड में, घोड़े से आते थे, कोई घोड़ा वहां पर मर गया होगा, इसी कारण से एकमात्र घोड़े का एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा मिला मात्र। उसके अलावा कहीं भी घोड़े का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि घोड़े उस वक्त नहीं थे। अब इसके अलावा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक और पॉइंट है, वो है हैंडीक्राफ्ट का। लोग हैंडीक्राफ्ट में बड़े माहिर थे, लेकिन हैंडीक्राफ्ट करते थे ब्रॉन्ज यानी कांसे से। ये जो अपना एज है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसे ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। इसके बाद कॉपर एज आया है, ये उसके पहले का एज है। लोग कॉपर और टीन को मिलाकर के ब्रॉन्ज बनाते थे, क्योंकि ये अधिक हार्ड होता था, इससे जंगलों की कटाई करते थे।
फसलों की कटाई के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता था। फसलों की कटाई के लिए पत्थरों का ही इस्तेमाल करते थे, पत्थर के हाशिए का इस्तेमाल करते थे। लकड़ी के हल का इस्तेमाल भी पाया गया है कि बैल या ऊंट लकड़ी के हल से खेत की जुताई किया करते थे। ये सभी एविडेंस मिला। लोग इस मेटल का इस्तेमाल करते थे कोई मूर्ति बनाने में या खिलौने बनाने में या और भी नेकलेस, ज्वेलरी, इस तरह की चीजों को बनाने में। और उन सबों के लिए एक ही टेक्निक का इस्तेमाल था, वो था लोस्ट वैक्स टेक्निक। जिसमें क्या होता है, पहले वैक्स का यानी मोम का एक मूर्ति यानी शेप जो भी बनाना हो वो बनाया जाता है। उसके ऊपर मोटा सा लेयर मिट्टी का लगाया जाता है और उसके बाद उसमें 2 सुराख, 2 होल कर दिया जाता है उस मिट्टी वाले लेयर में और आग में पका दिया जाता है। वैक्स सारा मेल्ट होकर के उस होल से बाहर निकल आता है। उसके बाद उसमें मेल्टेड मेटल डाला जाता है जो अंदर जाकर के सॉलिड बन जाता है, जम जाता है और बाद में ऊपर में जो लेयर है मिट्टी का उसे तोड़ के हटा दिया जाता है और फिर पॉलिश करके साफ करके आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो इस तरीके के हैंडीक्राफ्ट का भी काम हो रहा था। तो डेफिनेटली लोग हैंडीक्राफ्ट में भी काम कर रहे थे, कपड़े का भी काम कर रहे थे, खेतीबाड़ी का भी काम कर रहे थे, यानी इकोनॉमी अपना डेवलप्ड था। लोग अफगानिस्तान से टीन मंगाते थे, राजस्थान से कॉपर मंगाते थे, महंगे पत्थरों को मंगवाया जाता था। ऐसे ऐसे बहुत सारे एविडेंस हमें मिलते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन काफी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। इसमें और भी बहुत सारी चीजें अभी हमें जानना बाकी है, जैसे उस वक्त का ट्रेड क्या था, वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, रिलीजन क्या था, पॉलिटी क्या था, लॉ एंड ऑर्डर क्या था, सारी चीजों को जानना है। ये तो केवल एक पहलू था जिसे आज के वीडियो में मैंने आपसे साझा किया। अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, उसमें बाकी कहानियों को जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो उम्मीद है आप सबको को वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर वीडियो में कोई भी आपको समस्या दिखता हो, कुछ भी आपके डाउट हो या नहीं पसंद आता हो, तो आप कमेंट में हमें रिव्यू जरूर से दें। आपके रिव्यू का पूरी तरीके से स्वागत किया जाएगा। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए चैनल को। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।